जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अधिकारी वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और जिसमें हम लोग अचीवर बैच पे अपनी पढ़ाई को शुरू कर चुके हैं, और जिसकी टैगलाइन है तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और इस अचीवर बैच में हम लोगों ने अभी तक जो क्लासेस देखी हैं, पढ़ी हैं, उसमें एक विश्व भूगोल की क्लास आपने देखी होगी, अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास देखी होगी, जिसमें हमने बेसिक से शुरुआत की है। बेसिक की बात करें तो यूनिवर्स से शुरू किया है, ब्रह्मांड से शुरू किया है। और इससे पहले एक क्लास हिंदी से आई थी, जिसमें हमने भाषा की उत्पत्ति से लेकर के उस क्लास का आरंभ किया है। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर ये आर ओ का सिलेबस नहीं है। तो देखो बेटा, आर ओ का सिलेबस नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ आर ओ ही नहीं है। हम यूपीपीसीएस और आर ओ हमारी जो टैगलाइन में लिखा हुआ है, तो उसको लेकर के चलेंगे। अभी क्या है, अभी हम इस हिंदी को वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से सभी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। अब जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो इस चीज़ को भली बात समझ रहे होंगे। जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ बैठ रहे हैं, जैसे आपका टेट से टेट सुपर टेट हो गया, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, अदर जितने भी एग्ज़ाम्स है, इवन एकेडमिक में भी जो बच्चे इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं हिंदी को, तो उनको भी बहुत आसान लगेगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो है इस हिंदी की जो शुरुआत की है वो एकदम बेसिक से की है। ठीक है। तो जितना भी चाहे टफ पेपर क्यों ना हो, हिंदी का परसेंटेज ज़्यादा क्यों ना हो, वो सवाल इससे बाहर नहीं रखता है। मतलब वो यहीं से सवालों को उठाना शुरू करता है। तो हम वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, हम इसी इसी हिंदी को में स्पेशल आरओ करके एक नया एपिसोड लॉन्च कर देंगे और आपको पढ़ाएंगे जैसे ही आरओ का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। क्योंकि आरओ में हमको क्या पढ़ना है बेटा, आरओ में हमको स्पेशली सिर्फ 6 सब टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम आपको सारा का सारा एनालिसिस कराते हुए आगे ले चलेंगे, और उसी से फिर 6 टॉपिक निकाल लेंगे। तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो परेशान मत होइए। जो स्पेशली आरओ के लिए इसको देख रहे हैं, उनको जल्दी ही स्पेशल आरओ का एक नया एपिसोड देखने को मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, भाषा की उत्पत्ति से लेकर के हमने चीज़ों को समझा था कि कैसे भाषा की उत्पत्ति होती है अर्थात हिंदी का विकास होता है। और उसी क्रम में हमने कुछ रूप देखे थे, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आहट और हिंदी। तो हिंदी का उद्भव जो होता है, जो विकास होता है, वो कहाँ से होता है? तो अपभ्रंश से होता है। अपभ्रंशों की संख्या कितनी हमने देखी थी? तो अपभ्रंशों की संख्या 7 थी। उसमें दो तरह के सवाल मैंने आपको बताए थे, जिसे कहा जाता है कि हिंदी की जननी कौन है और हिंदी की आदि जननी कौन है। तो हिंदी की जननी की बात करें तो अपभ्रंश, और हिंदी की आदि जननी की बात करें तो संस्कृत थी। ठीक है। तो इत्यादि क्वेश्चंस को हम लोग ने पिछले क्लास में किया था। अब हम आगे, उसके बाद हमने भाषा के रूपों की बात की थी। ठीक है। अब भाषा के स्वरूप की बात करेंगे। तो बेटा, ये रूप और स्वरूप में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, रूप और स्वरूप का अंतर ये होता है कि स्वरूप का मतलब होता है बदलता हुआ रूप। भाई, कभी हम क्या थे? शिशु अवस्था में थे, फिर बाल्यावस्था में आए, है ना, फिर किशोरावस्था में पहुंचते हैं, फिर तरुण अवस्था में पहुंचते हैं, फिर युवा अवस्था में पहुंचते हैं, और फिर वृद्धावस्था में पहुंचते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे रूप का बदलता हुआ स्वरूप है। तो इसी तरह से यहाँ पे भाषा के भी रूप देखने को मिलते हैं। पहले ये क्या होगी? बोली होगी। बोली के बाद ये क्या होगी? ये भाषा हो जाएगी। भाषा के बाद ये राजभाषा हो जाएगी, और राजभाषा के बाद ये राष्ट्रभाषा हो जाएगी। उसी में एक और टर्म आएगा जो स्पेशली एडिशनल फैक्ट के रूप में हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है विभाषा। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखिए बच्चों, भाषा के स्वरूप। ठीक है। एक मिनट। भाषा के स्वरूप। तो देखिए, भाषा के स्वरूप की बात कर रहे हैं।
तो भाषा के स्वरूप में किसी भी देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर इसके मूलतः 4 स्वरूप देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं? तो मूलतः 4 स्वरूप देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से? तो देखो, पहला स्वरूप आता है, उसको हम कहते हैं बोली। हम उसको क्या कहेंगे? तो हम उसको कहते हैं बोली, ठीक है? उसके बाद अगला स्वरूप आता है, जिसको हम कहते हैं भाषा। इसको हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे भाषा। उसके बाद अगला स्वरूप जो निकल के आता है, उसको हम कहते हैं राजभाषा। ठीक है? तो हम क्या कहते हैं बेटा? तो उसको हम कहते हैं राजभाषा। उसके बाद जो अगला स्वरूप निकल के आता है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। लेकिन इसी बीच में एक और टर्म है, एक एडिशनल फैक्ट है, जिसको शायद आपने नहीं सुना होगा। वो क्या होता है? इस स्वरूप में एक नया स्वरूप भी होता है, जो बोली और भाषा के बीच का रूप होता है। बोली और भाषा के बीच का रूप होता है, जिसको हम कहते हैं विभाषा। तो हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं विभाषा। तो इन सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि बोली क्या है, विभाषा क्या है, भाषा क्या है, राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे बोली, कि बोली क्या है। तो देखो बेटा, बोली, बोली। तो देखो, बोली में पहला फैक्ट कि इसके जन्म का अता पता नहीं होता है। भाई, ये मूलतः इस जगह पे जन्म लेती है, इसका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं होता है। अर्थात इसके जन्म का अता पता नहीं होता है। जन्म का अता पता नहीं है। क्लियर? उसके बाद में दूसरे फैक्ट की बात करें। अब जन्म का अता पता नहीं है, तो क्या होता है कि सामान्य जन ने अपनी सुविधा अनुसार इसको स्वयं गढ़ लिया। मतलब इसको जो चीज अच्छी लगी, जो शब्द अच्छे लगे, जिस तरह से अच्छे लगे, उसने अपनी सुविधा अनुसार इसको स्वयं गढ़ लिया, मतलब बना लिया। ठीक है? तो सामान्य जन ने सामान्य जन ने अपनी सुविधा अनुसार सुविधा अनुसार स्वयं गढ़ लिया। ठीक है? सामान्य जन ने अपनी सुविधा अनुसार इसको स्वयं गढ़ लिया, एक आकार दे दिया, रूप दे, अर्थात एक नाम दे दिया। उसके बाद भारत में भारत में 600, बेटा मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, 600 से अधिक बोलियां पाई जाती हैं। ठीक है? एक ये फैक्ट हो गया बोली का। दूसरा, इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है।
बहुत ही सीमित होता है। तीसरा फैक्ट, इसका अपना व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, अपना व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, अगला फैक्ट, इसको देसी भाषा भी कहते हैं। तो देशी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बोली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्थात बोली जिसके जन्म का आता पता नहीं होता है, सामान्य जन अपनी सुविधा अनुसार उसको स्वयं गढ़ लेता है। भारत में 600 से अधिक बोलियां पाई जाती हैं। इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। इसका अपना कोई व्याकरण नहीं होता है। इसको देसी भी कहते हैं। अर्थात सामान्य सी एक बात गांठ में बांध लेना कि जिसके पास व्याकरण नहीं है वो भाषा नहीं है। जिसके पास व्याकरण नहीं है वो भाषा नहीं है। अर्थात भाषा वही होगी जिसका अपना व्याकरण होगा, और उस अपने व्याकरण में कुछ साहित्यों की रचना भी होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक बोली ऐसी है जिसके पास अपना व्याकरण नहीं है, लेकिन फिर भी वो भाषा कहलाती है, और वो है उर्दू। ठीक है, तो मैं यहीं पे उस चीज को मेंशन कर रहा हूं कि उर्दू उर्दू जिसका कोई व्याकरण नहीं है, फिर भी वह भाषा है। ठीक है, तो ये अपवाद है। उर्दू का अपना व्याकरण नहीं है, लेकिन फिर भी उर्दू एक भाषा है। देखो, और भी मानक होते हैं भाषा बनने के। वो मानक क्या होते हैं? जिसका दायरा बड़ा हो जाए, जिसका क्षेत्र असीमित हो जाए, और जिसका प्रयोग राजकाज के कार्यों में भी होने लगे, तो उसको भी भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। इसको बोलने समझने वाले लोगों की संख्या भी अधिक हो जाए। ठीक है, तो उन मानकों के आधार पर उर्दू एक भाषा है। लेकिन भाषा की परिभाषा से अगर परिभाषित करेंगे तो उर्दू एक बोली है। अर्थात भाषा वही होगी जिसकी पास क्या होगा? अपना व्याकरण होगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया विभाषा, जैसा कि हमने आपको बताया विभाषा, देखो विभाषा क्या है बेटा? विभाषा, तो देखो, ये बोली का वह रूप होता है तो खुद को बोली से तो विकसित कर लेता है। अर्थात जिसको समझने वाले, जिसको व्यवहार में लाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो चुकी होती है, जिसका क्षेत्र भी विकसित हो चुका होता है, लेकिन इतना विकसित नहीं हो पाता है कि उसमें साहित्यों की रचना लगातार होने लगे। ठीक है,
मानो कुछ एक साहित्य लिख दिए गए, फिर वो खंड अवस्था में चली गई। तो मतलब जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन विकास हुआ। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो नगर पंचायत क्षेत्र। क्योंकि नगर पंचायत क्षेत्र क्या होते हैं बेटा? जो ग्राम पंचायत से बड़े होते हैं, या वो ग्रामीण क्षेत्र जो गांव से विकसित होकर के, ग्रामीण क्षेत्र से विकसित होकर के शहरी क्षेत्र में बदल रहे होते हैं, तो पूरी तरह से तो शहरी नहीं हो पाते हैं। तो नगर निगम और ग्राम पंचायत के बीच में आते हैं, अर्थात नगर पंचायत क्षेत्र की तरह आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। तो विभाषा, हम इसको अगर परिभाषित करेंगे तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि बोली से तो विकसित बोली से तो क्या हो जाती है, ये विकसित हो जाती है। ठीक है। किंतु भाषा के लायक नहीं, अर्थात उतना विकसित नहीं हुई कि इसको भाषा बोल दिया जाए। दूसरे शब्दों में कहें, क्षेत्र बोली की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। कुछ साहित्य लिखे गए होते हैं। कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है। अगले में लिखेंगे बोली बोली का छोटा सा विकसित रूप। विकसित रूप। ठीक है। ये क्या कहलाता है? तो ये विभाषा कहलाता है। ठीक है। तो विभाषा आप लोग समझ गए। ठीक है। के बाद अब हम देखेंगे राजभाषा। अब हम क्या देखेंगे? राजभाषा। देखो, राजभाषा, राजभाषा। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि राजकाज की भाषा, शासन प्रशासन की भाषा। ठीक है। राजकाज की भाषा, शासन की, उसी को हम क्या बोलेंगे? राजभाषा।
अच्छा, इससे पहले विभाषा हुआ है, उससे पहले भाषा के कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो थोड़ा सा राजभाषा हम लोग उसके बाद में देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? भाषा बेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा। भाषा, ठीक है। क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे भाषा। तो देखो ये भाषा क्या है। तो देखिए पहले तो इसके कई नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? तो देखो, इसका नाम होता है बेटा, इसको कहते हैं मानक भाषा। तो क्या कहेंगे? मानक भाषा। ठीक है, इसको कहेंगे सुघरी भाषा। तो कहेंगे सुघरी भाषा। को कहेंगे सुधरी भाषा। को कहेंगे सुधरी भाषा। इसको कहते हैं व्याकरणिक भाषा। इसको कहते हैं साहित्यिक भाषा। को कहते हैं साहित्यिक भाषा। हम्म, इसको कहते हैं बेटा परिनिष्ठ भाषा। तो इतने तो इसके नाम हैं। मानक भाषा। तो बेटा मानक का मतलब क्या होता है? मानक का मतलब होता है मान्यता प्राप्त। मानक का मतलब मान्यता प्राप्त, अर्थात भारत हिंदी निदेशालय के द्वारा जिन शब्दों को मान्यता प्राप्त है, या जिस रूप को मान्यता प्राप्त है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मानक भाषा। में कोई त्रुटि नहीं होगी। उसके बाद सुघरी भाषा। तो बेटा सुघरी का मतलब क्या होता है? तो सुघरी का अर्थ होता है सुंदर, खूबसूरत, अच्छी। है ना, सुघर। मम्मी आपको बोलती है मेरा बेटा कितना सुघर है। सुगर कहती है, सुगर नहीं कहती है। ठीक है, तुमको सुगर समझ में आता है। उसके बाद सुधरी। सुधरी का मतलब वही हो गया, मतलब एकदम साफ सुथरी। व्याकरणिक भाषा का मतलब क्या हो गया? इसका अपना व्याकरण है। साहित्यिक भाषा का मतलब क्या हो गया? इसमें साहित्य लिखे गए हैं। परिनिष्ठ भाषा का मतलब हो गया इसके अपने नियम कानून, अपनी शर्तें हैं। ठीक है, तो इतने तो इस भाषा के नाम हैं। अर्थात भाषा को परिनिष्ठ भाषा, भाषा को साहित्यिक भाषा, भाषा को व्याकरणिक भाषा, भाषा को सुधरी भाषा, भाषा को सुगरी भाषा और भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब आइए इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। तो देखो, भाषा, भाषा, देखो, किसी देश के शासन, प्रशासन, के कार्यों में भाषा, एक मिनट बेटा। हम्म हम्म, भाषा हम बोल रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से डिस्टर्ब हो गया। देखो भाषा, भाषा के हमने नाम आपको बताए। अब यहाँ पर भाषा, अब देखो क्या है, हम इसको लिखेंगे कि मतलब इसके इसके अपने व्याकरण, अपने व्याकरण में साहित्य की रचना होगी।
फिर अपने नियम व शर्तें होंगी। नियम व शर्तें होंगी। ठीक है? अर्थात अपना व्याकरण होगा। अपना व्याकरण होगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि बोली का वह रूप, बोली का वह रूप जो बोली से विकसित होकर विकसित होकर स्वयं को व्याकरण सम्मत बना लेता है। सम्मत का मतलब बेटा होता है लायक। सम्मत बना लेता है, बना लेता है। ठीक है। मतलब उसमें व्याकरण प्राप्त करने की छवि विकसित हो गई है, उसको व्याकरण की प्राप्ति हो गई है। तो वही क्या होगा, वही होगी भाषा। जैसे जैसे हम बात करें तो जैसे अवधि हो गई। कई अवधि एक बोली थी, लेकिन इसमें साहित्य भी लिखे गए। इसमें साहित्य भी लिखे गए। अवधि, तो अवधि बोली से विकसित हो गई और अवधि में साहित्य भी लिखे जाने लगे। जैसे रामचरितमानस, है ना। जैसे आपकी खड़ी बोली, ठीक है, ये भी क्या थी, ये बोली थी। आपकी ब्रजभाषा, आपकी ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को बेटा काव्य भाषा भी कहते हैं। ठीक है। और ब्रजभाषा ही एक ऐसी भाषा है, अर्थात ब्रजभाषा जो थी, ये जो बोली थी, यही पहली ऐसी बोली है जिसमें साहित्य को प्राप्त करने के लक्षण सबसे पहले प्रकट होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, ये सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वो कौन सी बोली है जिसमें साहित्य को प्राप्त करने के लक्षण सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो देखो, वो है ब्रजभाषा। ठीक है। साहित्य को प्राप्त करने के लक्षण सबसे पहले दिखे, सबसे पहले दिखे। तो किस में दिखे थे, तो वो ब्रजभाषा थी। ठीक। तो ये हो गई भाषा। अर्थात भाषा क्या है, बिल्कुल। तो हम लोग समझ रहे थे भाषा क्या होता है। तो भाषा में जैसा कि मैंने बोला, बोली का वह रूप जो बोली से विकसित होकर के स्वयं को व्याकरण सम्मत बना लेता है। स्वयं को क्या बना लेता है, तो स्वयं को व्याकरण सम्मत बना लेता है। एक सेकेंड। स्वयं को व्याकरण सम्मत बना लेता है, अर्थात व्याकरण के लायक बना लेता है। तो वो क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है। इसके अप इसके अपने व्याकरण में साहित्य की रचना होगी। अपने नियम व शर्तें होती हैं। अपना व्याकरण होगा। जैसे अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये सब क्या थी, बोलियां थी। लेकिन उन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वयं को विकसित कर लिया और उस लायक बना लिया जहां से इनको साहित्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है। तो ये हो गया बेटा भाषा। ये क्या हो गया, भाषा। ठीक है। उसके बाद देखो आगे। अब हम लोग समझेंगे राजभाषा। अब हम क्या समझेंगे, राजभाषा। ठीक है। राजभाषा, देखो,
राजभाषा क्या होता है? तो चूंकि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, राजकाज की भाषा, राजाओं की भाषा, अर्थात जिस देश में उसके शासन प्रशासन में भाषा के जिस रूप का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, अर्थात उसके पत्राचार आदि जिस भाषा के रूप में किए जाते हैं, उसे उस देश की राजभाषा घोषित कर दिया जाता है, अर्थात मान लिया जाता है। तो इसकी परिभाषा को हम समझें तो हम लिखेंगे कि किसी भी देश के शासन प्रशासन के द्वारा जिस भाषा में अपना समस्त कार्य संपादित किया जाता है, उसे किया जाता है, फिर उसका प्रयोग राज्यों के मध्य पत्राचार इत्यादि कार्यों में किया जाता है, किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। तो क्या कहेंगे? तो उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है? अर्थात किसी भी देश के शासन प्रशासन के द्वारा जिस भाषा में अपना समस्त कार्य संपादित किया जाता है, उसका प्रयोग राज्य के मध्य या राज्यों के मध्य पत्राचार इत्यादि कार्यों में भी, ठीक है, कार्यों में भी कार्यों में किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो भारत में हिंदी भारत में हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। साथ ही साथ एक और है अंग्रेजी। कौन सी बेटा? अंग्रेजी। अंग्रेजी भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त करती है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे राजकाज के कार्य अर्थात शासन प्रशासन के कार्य इस भाषा में भी किए जाते हैं। तो ये है राजभाषा। ठीक है? आगे हम समझेंगे राष्ट्रभाषा। आगे हम समझेंगे राष्ट्रभाषा। देखो, तो पहली बात तो ये हम समझेंगे कि राष्ट्रभाषा का मतलब क्या, मतलब
क्यों क्यों राजभाषा है ना, राष्ट्रभाषा क्या जरूरत है, राष्ट्रभाषा की क्या जरूरत है। तो देखिए बेटा, राष्ट्रभाषा जो होती है ना, राष्ट्रभाषा किसी भी देश की एकता का प्रतीक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट कि जो राजभाषा है वो किस चीज का प्रतीक है, तो किसी भी देश की एकता का प्रतीक, की एकता का प्रतीक है। किसी भी देश की एकता का प्रतीक क्या है, उस देश की राष्ट्र भाषा, कि उस देश के लोगों में इतनी एकता है कि उन्होंने किसी एक भाषा को अपने देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो, भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, किंतु व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हिंदी राष्ट्रभाषा मानी जाती है या कही जाती, राष्ट्रभाषा बोली जाती है। अर्थात जो राष्ट्रभाषा के मानक होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे, उन मानकों पे हिंदी खरी उतरती है। अर्थात कोई अगर बन सकती है तो वो हिंदी है, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, अब राष्ट्रभाषा क्या है, तो देखो, इस देश में 60 से 70% लोग भाषा के जिस रूप को समझते हों, व्यवहार में लाते हों, हम उस भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते। और भारत में लगभग 84% लोग हिंदी को समझते हैं और इसको अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने दैनिक कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात कोई अगर बन सकती है तो वो हिंदी है। ठीक है, लेकिन अभी कोई भी नहीं है, तो इसको हम परिभाषित करते हुए लिख सकते हैं कि किसी देश 60 से 70% जनसंख्या इस भाषा को समझती है, व्यवहार में लाती है, उसे राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सकता है। किया जा सकता है। भारत में हिंदी को 84% लोग समझते हैं। ठीक है? समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार में। ठीक है, तो अगर कोई राष्ट्रभाषा बन सकती है तो वो हिंदी है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में संवैधानिक रूप से
किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी गई है। व्यवहारिक रूप से हिंदी को बोला जाता है राष्ट्रभाषा। तो यहाँ तक आप समझ गए? ठीक है। अब देखो, भारत में भाषा की फैमिली कितनी है, भाषा के परिवार कितने हैं? तो देखिए, भारत में भाषा के परिवार, भारत में भाषा के परिवार, तो भारत में जो भाषा के परिवार हैं उनकी संख्या है 4। कितनी? 4। तो देखो, पहला परिवार भारोपीय परिवार। कौन सा परिवार? भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार, ये सबसे बड़ा परिवार है। ये सबसे बड़ा परिवार है। ये सबसे बड़ा है। अर्थात परसेंटेज की बात करें तो 73% केला कौन सा परिवार है? भारोपीय परिवार। और आपकी जो हिंदी है वो इसी परिवार की सदस्य है। अर्थात हिंदी किस परिवार की सदस्य है? तो भारोपीय परिवार की सदस्य है। इसलिए ये परिवार आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। उसके बाद में अगला परिवार आता है, तो अगला है द्रविड़ परिवार। ठीक है, द्रविड़ परिवार। परसेंटेज की बात करें तो 25%। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रिक परिवार। ऑस्ट्रिक परिवार, इसके परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो 1.3%। ये परसेंटेज आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। और आपको संख्या और फैमिली याद रखना है, और हिंदी किस परिवार की है वो याद रखना है। अगला है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। ठीक। तो कितने परिवार हो गए भाषा के भारत में? तो 4 परिवार भारत में भाषा के हो गए। सबसे बड़ा परिवार भारोपीय परिवार है, और उसी परिवार की सदस्य है हिंदी। तो आइए अब हिंदी पे कुछ चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब आइए सबसे पहले हिंदी, हम अब स्पेशली किसको पढ़ेंगे बेटा? तो अब हमारा एक ही टारगेट है, और वो है हिंदी। तो सबसे पहले हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसके नामकरण पे चर्चा कर लें। बिल्कुल कर लें। तो देखिए, इसके नामकरण की बात करें, के नामकरण की बात करें, तो भाई इसका नामकरण किसने किया? हिंदी का नामकरण किसने किया? तो देखिए, पहली चीज तो ये समझिए, पहली चीज ये समझिए कि आपने शब्द सुने होंगे हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, ये नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। तो देखो, ये जो हिंदू, हिंदी, या हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इसका सही से हम क्रम बनाएं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान,
हिंदू, ठीक है। तो ये जो 3 शब्द हैं बहुत प्रचलित हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो बेटा ये शब्द कहाँ से आए? ये शब्द कहाँ से आए तो दिमाग में गूंजेगा सौ संस्कृत से, क्योंकि हिंदी ही कहाँ से आई है, तो हिंदी ही संस्कृत से आई। तो हिंदी संस्कृत से आई, हिंदी भाषा संस्कृत से बनी, है ना। सबसे प्रचलित भाषा दुनिया की संस्कृत है, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी शब्द आया है, और ये जो 3 शब्द हैं बेटा, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। ये किस भाषा के शब्द हैं? तो ये फारसी भाषा के शब्द हैं। अर्थात हिंदी कहाँ से, हिंदी भाषा शब्द कहाँ से निकला? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। समझ गए? ये फारसी भाषा का शब्द है। अब नामकरण की बात करें तो देखो, नामकरण जो है भाई, तो हिंदी का विकास या जन्म, ठीक है, हिंदी का विकास या जन्म उत्तर भारत में होता है। कहाँ होता है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में हुआ, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण किसने किया? तो देखिए भाई, इसका नामकरण 2 लोगों ने किया। एक तो ईरानियों ने, ठीक है, एक तो ईरानियों ने, और दूसरा मुसलमानों ने। मुसलमानों, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का नामकरण। ये वही बात हो गई कि बच्चे ने जन्म तो हमारे यहाँ लिया, लेकिन नामकरण पड़ोसी कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग स्पेशली पूरी तरह से हिंदी पे आ गए हैं, और अगले क्लासेस में हम लोग शुरू करेंगे व्याकरण, विधिवत तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास यहीं तक हम रखेंगे। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि हिंदी जो है, हिंदी किसी संप्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है। हिंदी किसी संप्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है। इस पर सबका समान अधिकार है। जो बात मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। हिंदी जो है किसी संप्रदाय, ठीक है, किसी संप्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है। संप्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है, नहीं है, ठीक है। इस पर सबका अधिकार है। इस पर सबका समान अधिकार है। तो ये आज की क्लास हो गई। तो आज की क्लास में हमने कहाँ से शुरुआत की थी? हमने बेटा शुरुआत की थी भाषा के स्वरूप से, जिसमें हमने बोली देखा, हमने विभाषा देखा, हमने भाषा देखा, हमने राजभाषा को समझा, हमने राष्ट्रभाषा को समझा, और उसके बाद हमने भाषा के परिवारों को देखा, और स्पेशली हिंदी किस भाषा के परिवार, वो किस परिवार की सदस्य है, हमने वो देखा। और उसके बाद हिंदी का नामकरण किया, और अब स्पेशली आगे हम हिंदी पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद प्यारे बच्चों। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने सपनों को साकार करने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।